रतनपुर गांव में एक मधु नाम की लड़की अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत एक सांप के काटने से हुई थी। तब से उसने खुद को और अपनी बूढ़ी दादी को जैसे तैसे संभाला था। अब उसके दादी की उम्र हो चली थी। मधु देखने में बहुत ही सुंदर थी। इस वजह से गांव की कुछ लड़कियों उसे परेशान करते थे। वो अपनी सारी परेशानियों का सामना करती जीवन गुजार रही थी, लेकिन गांव के सारे लोग उसे मनहूस कहते थे। जब भी कोई उसे देखता तो उसे मनहूसियत के अलावा कोई अच्छे से बात नहीं करता था, खासकर उसके गांव की औरतें। फिर वो अपने दादी के सामने जाकर रोने लगती। दादी उसे कहती, देखो बेटा, ये सब वक्त वक्त की बातें हैं। कभी तुम्हारा भी नसीब पलटेगा। दादी की बातों से मधु को कुछ पल के लिए राहत मिलती थी। एक दिन मधु नदी पर पानी भरने गई। तभी वहां उसे कुछ औरतें मिल गईं। औरतों ने जब मधु को देखा तो कहने लगी, देखो कौन पानी भरने आया है। हमारे गांव की मनहूस पानी भरने आ गई। इसकी परछाई भी हम पर पड़ी तो हमारे कुछ न कुछ नुकसान हो गया समझो। अपने माँ बाप को तो बचपन में खा गई, अब लगता है इस नदी का पानी भी पूरा सुखाएगी, तभी यहाँ पानी भरने आई। अरे हमने तो बहुत बार मुखिया से कहा कि इसे गांव से बाहर निकाल दो, पर मुखिया इसे गांव से बाहर ही नहीं निकालता। मुझे तो ऐसा लगता है मुखिया के साथ इसका चक्कर चल रहा है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं। अरे काहे की बेटी की उम्र की? बेटी की उम्र की भले ही है, पर तू बेटी नहीं है हमारी। मुझे तो डर लगता है कहीं हमारे गांव पर कोई विपत्ति ना आ जाए तेरी वजह से। ये सब सुनकर मधु वहां से दुखी होकर घर आ गए। घर आने के बाद वो जोर जोर से रोने लगी और अपने माता पिता को याद करते हुए बोली, आप लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? इससे अच्छा होता कि मैं उस दिन आपके साथ लकड़ियां काटने जाती और वो सांप मुझे भी काट लेता। मधु काफी ज्यादा दुखी थी और रोए जा रही थी, क्योंकि अक्सर उसे इसी तरह के ताने सुनने को मिलते थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। मधु को इसी तरह ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन मधु अपने घर पर खाना बना रही थी। तभी मुखिया आया। मुखिया को देखकर मधु थोड़ी घबरा गई। अरे मुखिया जी, आप यहाँ पर? अरे हाँ हाँ हाँ, तुमसे मिलने आया हूँ। सोचा कि तुमसे मिल लूं। बहुत दिनों से तुम्हारे दर्शन नहीं हुए ना। आप यहाँ क्यों आए हैं? पता भी है गांव की औरतें कैसी कैसी बातें करती हैं। हाँ, अरे तू का हो गया। और वैसे भी वो सच्ची तो कहती है, हम तुमको बहुत पसंद करते हैं। अब का कहें, तुम ही हो जो मेरी बात नहीं मानती हो। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? अपनी उम्र देखिए। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करने में? हाँ, शर्म। हाय, शर्म तो तुमको आ रही है मेरा प्यार देखकर। अरे पगली, शर्म किस बात की? अरे प्यार उम्र देखकर थोड़ी ना होता है। और हम तुमसे प्यार करता हूँ। तुम हमारे यहाँ रानी बनकर रहोगी। रानी? मुझे रानी नहीं बनना। चले जाइए आप यहाँ से। इसी में आपकी भलाई है। इधर मुखिया को और भी गुस्सा आया और वो मधु से बोला, अरे पता नहीं तुझे किस बात का घमंड है, इतना दुख सह रही है फिर भी मेरी बात नहीं मानती है। बदतमीज कहीं की। चाहे मैं मर क्यों न जाऊं, पर मैं आपकी कभी भी बात नहीं मानूंगी। अब आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं शोर मचा दूंगी। ये सुनकर मुखिया वहां से चला गया, जिससे गौरी काफी ज्यादा दुखी हुई। अगली सुबह मधु अपनी दादी से कहती है, दादी, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, मैं जंगल जा रही हूँ। और वो जंगल से लकड़ियां लाने के लिए चली गई। तभी रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे छेड़ते हुए कहा, आहा, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? अरे बताओ तो हम भी तुम्हारे साथ चले।
हाँ हाँ, बताओ तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। बस अभी तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन हम हैं, हमको मत भूल जाना। भले ही मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर भगवान है, इसलिए भगवान से डरो और अपने घर जाओ। इसके बाद मधु जंगल आई और लकड़ियां काटने लगी। लकड़ियां काटते हुए उसे बार बार उन्हीं लोगों की बातें याद आ रही थी। इसी वजह से उसे काफी गुस्सा आ रहा था और वो तेज तेज कुल्हाड़ी को लकड़ी पर मार रही थी। तभी अचानक उसे किसी की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर मधु काफी हैरान हुई। अरे, ये आवाज किसकी है? लगता है कोई बहुत तकलीफ में है। इसके बाद मधु ने इधर उधर देखा तो वहां उसे कोई नहीं दिखा। तभी अचानक उसे फिर से आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद मांग रहा हो। वही आवाज बहुत ही धीरे आ रही थी, जिस वजह से मधु को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन मदद मांग रहा है। उसने अपने आप से कहा, आखिर ये कौन मदद मांग रहा है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसके बाद वो आवाज का पीछा करते हुए उसकी तरफ चली गई। काफी दूर आने पर उसे एक हिरन दर्द से तड़पती नजर आई। उसको किसी का तीर लगा था और हिरन के शरीर से खून बह रहा था। मधु को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। बेचारा बेजुबान जानवर, किसने इसका ये हाल किया है? दर्द से कितना तड़प रहा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मधु ने हिरन को थोड़ा पानी पिलाया और उसके शरीर से तीर निकाल फेंका। अरे, ये तो जख्मी है, आसानी से जंगली जानवर अपना शिकार बना लेंगे। मैं एक काम करती हूँ, इसे किसी गुफा में सुरक्षित रख देती हूँ ताकि ये कुछ दिनों में ठीक हो सके। और फिर मधु उसे पास के ही गुफा में रख देती है, पर उसे ये नहीं पता था कि कोई चुपके से उसको देख रहा है और पीछा कर रहा है। इसके बाद मधु उस गुफा से बाहर निकल आई और लकड़ियां लेकर अपने घर आ गई। घर आने के बाद वो खाना बनाने लगी, पर बार बार उसे उसी आवाज का ख्याल आ रहा था। पता नहीं वो हिरन अब ठीक भी होगा या किसी का शिकार बन गया हो। क्या करूं? मुझे इस समय जाना चाहिए या नहीं? मधु उसी के बारे में सोच रही थी। इस तरह शाम हो गई, जिस पर मधु ने कहा, अब तो शाम हो गई, इस समय जाना ठीक नहीं है। अगली सुबह मधु उठी और सीधा उसी जगह पहुंच गई। गुफा में आने के बाद उसने मशाल जलाई और अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था, पर मशाल की मदद से वो आगे बढ़ती जा रही थी। हिरन पहले से बेहतर था। तभी उसे एक नौजवान आदमी दिखाई दिया जो उसके पीछे पीछे आया था। उसे देखकर मधु पहले काफी ज्यादा घबरा गई। वो नौजवान मधु से कहता है, देखिए, डरिए नहीं। कल मैंने आपको इस जख्मी हिरण की मदद करते देखा तो आपका पीछा किया। लेकिन आप हैं कौन और इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? जी, दरअसल वो मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। कल मैं जंगल से गुजर रहा था तो आपको इस हिरन की मदद करते देखा। जिस तरह आप उस बेजुबान जानवर की मदद कर रही हैं, उसे देखकर यही लगता है कि आपका मन दूसरों के प्रति कितना साफ है। वरना अपना काम छोड़कर ऐसे कौन आता है? मधु उस नौजवान से कहती रहे, जी शुक्रिया, पर अब मुझे चलना चाहिए। धीरे धीरे 2-3 दिन गुजरे और मधु इसी तरह उस हिरन की देखभाल गुफा में करने लगी। उसके पीछे जब गांव वालों ने देखा मधु रोजाना जंगल जा रही है तो वो काफी हैरान हुए। अरे, ये जंगल क्यों जाती है और वहां से कुछ लाती भी नहीं है? हाँ, बड़ी हैरानी वाली बात है। आखिर ये सब चक्कर क्या है? ये कर क्या रही है? हमें इस बारे में मुखिया को बताना चाहिए, कहीं ये कुछ अनर्थ ना कर दे। अरे, काहे का अनर्थ? बस कहीं हमारे गांव का नाम बदनाम न कर दे, इसलिए हमें मुखिया को बताना तो पड़ेगा ही। इसके बाद वो सभी मुखिया के पास आए।
मुखिया ने जब गांव वालों को देखा तो कहा, अरे आप लोग यहाँ पर क्यों? क्या हो गया? मुखिया जी, कुछ दिनों से मधु लगातार जंगल जा रही है, पर वहां से कुछ लाती नहीं। आखिर वो जंगल क्या करने जा रही है? अरे उसका जो मन करे सो करे। अब तुम लोग इतना उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? मुखिया जी, हम तो आपको बताने आए हैं, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, जिससे हमारा गांव मुसीबत में फंस जाए। ओहो, अरे वो कुछ नहीं कर रही होगी, और वैसे भी जंगल में क्या ही कर सकती है। तुम लोग बेफालतू में इतनी बातें सोच रहे हो। चलो अब जाओ यहाँ से। चलो 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 जाओ। अरे ये मुखिया ने तो मधु को खुली छूट दे रखी है। हमने जो भी मधु के बारे में बताया था, इस मुखिया ने हमारी एक न सुनी। मैंने तो पहले ही कहा था, ये मुखिया जरूर मधु पर मरता है, इसीलिए हमारी बात नहीं सुनता। अब हिरन पहले से काफी ठीक हो चुका था। वो नौजवान भी हिरन को देखने रोज आता था। वहीं दूसरी तरफ गांव का एक लड़का मधु के पीछे पीछे आया था। उसने मधु को उस नौजवान से बात करते देख लिया था। वो वहां से सीधा गांव आ गया और गांव वालों से कहा, अरे अरे गांव वालों सुनो। अरे वो मधु तो जंगल में गुफा के पास किसी आदमी से मिलने जाती है। सुनो गांव वालों, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था, पता नहीं किसकी जिंदगी खराब कर रही होगी। अब तो मुखिया को बताना ही पड़ेगा, और मुझे पता है अब मुखिया उसे छोड़ेगा नहीं। सभी लोग फिर से मुखिया के पास गए। मुखिया ने जब सभी लोगों को देखा तो कहा, अरे गजब हो गया, फिर आ गए तुम लोग। अब क्या हो गया? मुखिया जी, मधु जंगल में किसी आदमी से मिलती है। क्या बात कर रहे हो? ये क्या कह रहे हो तुम लोग? हाँ, यही सच है मुखिया जी, राजू ने अपनी आंखों से देखा। आने दो उस मधु को, उसे तो अब मैं बताऊंगा। मधु जब गांव में आए तो उसने देखा सभी उसके घर के बाहर खड़े हैं। मुखिया भी वहां था, जिसे देखकर वो हैरान हो गए। अरे, ये लोग मेरे घर के बाहर इस तरह क्यों खड़े हुए हैं? क्यों रे मधु, कहाँ गई थी? किससे मिलने के लिए गई थी? बता, तू जंगल किससे मिलने जाती है? ये सुनकर मधु काफी हैरान हुई। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? मैं तो बस जंगल में लकड़ियां काटने गई थी। हाँ हाँ, हमें सब पता है कि तू जंगल में क्या करने जाती है। चल चुपचाप बता कि वो कौन है जिससे मिलने के लिए तू जंगल में जाती है। पता? ऐसा कुछ नहीं है मुखिया जी, मैं बस जंगल में लकड़ी काटने जाती हूँ। अगर लकड़ी काटने गई थी तो फिर तेरे हाथ में लकड़ी क्यों नहीं है? कुल्हाड़ी कहाँ है तेरी? मेरा मन मुखिया जी, मैं कुछ भी करूं। अच्छा, मेरा मन चाहे मैं जो करूं। वाह रे वाह, मैं तो तुझे भोली भाली समझता था, पर तू तो निकली बड़ी चालाक। मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर इस गांव में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, वरना इस गांव से चली जा, क्योंकि हमारे गांव में ये सब नहीं होता है। ये सुनकर मधु काफी ज्यादा दुखी हुई। उसे तो पता ही नहीं था कि गांव वाले उस पर नजर रख रहे हैं, और उसने कहा, ठीक है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा मुखिया जी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। यह कहकर मधु अपने घर के अंदर चली गई। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वहीं घर आने के बाद मधु काफी दुखी हुई और अपने आप से बोली, मुझे तो पता ही नहीं था गांव वाले मेरे पीछे मेरी निगरानी करते हैं। आखिर ये लोग मुझे इतना मनहूस क्यों सोचते हैं? मेरे माता पिता मर गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी वजह से मरे। ये कहकर मधु फिर से रोने लगती है। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था जैसे मधु की कोई छुपकर निगरानी कर रहा हो। एक दिन मधु की दादी बहुत बीमार हो गई थी। उसे इलाज की जरूरत थी, पर मधु के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अरे, मेरे पूरे पैसे भी खत्म हो गए, अब मैं क्या करूं? दादी का इलाज कैसे करवाऊंगी?
मधु को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो भी मधु के पास उसकी माँ की सोने की चीज़ें थी, उसकी दादी धीरे धीरे करके वो बेचकर उसमें गुजारा करते थे। पर अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। अब मैं क्या करूं? गांव वाले तो मुझे कोई काम ही नहीं देते हैं जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। पर अब पैसे कहाँ से लाऊंगी? तभी उसे मुखिया की याद आई। नहीं नहीं, मैं मुखिया के पास नहीं जाऊंगी। वो 10 तरह की बातें करेगा। पर मधु के हालत ही कुछ ऐसे थे। वो काफी ज्यादा मजबूर थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और दिनों दिन दादी की हालत खराब हो रही थी। और फिर उसने मन में सोचा, ऐसा करती हूँ, मुखिया से उधार पैसे ले लूंगी, बाद में उसे दे दूंगी। वैसे भी वो मुझे पैसे दे देगा। यही सोचकर मधु मुखिया के घर आ गई। मधु को देखकर पहले तो मुखिया को काफी गुस्सा आया, पर फिर उसने बाद में कहा, क्या हो गया? तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुखिया जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं और दादी की हालत भी ख़राब है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं आपको कुछ दिनों बाद पैसे लौटा दूंगी। अरे वाह, तुम्हारे पैसे खत्म हो गए। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे पैसे तो मैं तुमको दे दूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोलो बोलो, मानोगी ना? ये सुनकर मधु काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, कैसी शर्त मुखिया जी? तो शर्त ये है कि तुम हमसे बस शादी कर लो। उसके बाद पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारा जितना मन उतना खुल के उड़ाओ, खर्चा करो। हाँ, नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। आपको पैसे देने हैं तो बता दीजिए, वरना मैं किसी और से ले लूंगी। ये सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया और काफी देर सोचने के बाद उसने मधु को कुछ पैसे उधार दिए और कहा, हाँ, तो कान खोल के हमारी भी बात सुन लो। ये पैसा तुम हमको 1 महीने में दे देना। अगर 1 महीने में नहीं दे पाई ना, तो मेरी शर्त यह है कि तुम्हें हमसे शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर मधु ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि 1 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। अरे चलो, कोई बात नहीं, 2 महीने में दे देना। और वैसे भी गांव में बहुत सारे लोग हैं, तुम कहीं भी काम कर सकती हो। सोच लो। ये सुनकर मधु ने काफी देर सोचा और फिर पैसे लेकर वहां से आ गई, जिस पर मुखिया काफी ज्यादा खुश हुआ और अपने आप से बोला, जाओ जाओ जाओ, तुम्हें कोई भी काम नहीं देगा, क्योंकि हमने सभी से पहले ही मना कर दिया है। ये दांव हमारा फिट बैठा। अब तो तुमको हमसे ही शादी करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ मधु घर आई। घर आने के बाद उसने उन पैसों को संभाल कर रख दिया और फिर अपने आप से कहा, हे भगवान, पैसे तो मुझे मिल गए हैं। दूसरे दिन मधु ने अपने दादी का इलाज करवाया और घर में राशन लेकर आई। पर उसके मन में एक बात चल रही थी, पर अब मैं इन पैसों को लौटाऊंगी कैसे? अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो मुखिया मुझसे शादी कर लेगा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। मधु को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो गांव में काम मांगने के लिए निकल गई। उसे पता था गांव में जो अमीर लोग हैं वही उसे काम दे सकते हैं। इसके लिए वो सबसे पहले सुनीता के घर गई, क्योंकि सुनीता के घर पहले से ही काम वाली लगी थी। जैसे ही सुनीता ने मधु को देखा तो कहा, अरे यहाँ क्या करने आई है मनहूस? मुझे काम की ज़रूरत है। क्या आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है, काकी? हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, जा यहाँ से। देख लो काकी, कोई काम हो तो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। अरे मना कर दिया ना, कोई काम नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। ये सुनकर मधु वहां से चली गई। उसने गांव में बहुत सारे लोगों से काम मांगा, पर किसी ने भी उसे काम नहीं दिया, जिससे वो बहुत दुखी होकर घर आ गई। हे भगवान, कोई मुझे काम नहीं दे रहा। अब मैं कैसे मुखिया की पैसे लौटाऊंगी?
धीरे धीरे समय गुजर रहा था। मधु इसी बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहती थी कि वो मुखिया के पैसे कैसे देगी। एक दिन मधु अपने घर पर काम कर रही थी। तभी अचानक किसी ने मधु का दरवाजा खटखटाया। मधु ने दरवाजा खोला तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि सामने वही नौजवान खड़ा हुआ था। आप यहाँ पर? अरे, आपको मेरा घर कैसे पता लगा? बस गांव वालों से पूछते हुए आ गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए अंदर। वैसे तुम्हारे घर में और कोई नहीं है क्या? जी, मेरे घर में मेरी बूढ़ी दादी के सिवा कोई नहीं। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए। आप कहाँ रहते हैं? आपके घर पर कौन कौन है? जी, मेरा भी इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मैं भी बस इधर उधर भटकता रहता हूँ। कोई काम मिल जाए तो कर लेता हूँ। ये सुनकर मधु को एहसास हुआ कि वो भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि मधु को पता था जिसका कोई नहीं होता उसके साथ दुनिया वाले कैसा व्यवहार करते हैं। इस पर नौजवान ने कहा, जिसका कोई नहीं होता, भगवान उसकी मदद के लिए किसी न किसी को भेज ही देता है। अरे, इसके घर कौन आ गया? कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिससे मधु मिलने जाया करती थी? गांव में तरह तरह की बातें होने लगी, पर मधु इन सबसे बेखबर थी। मधु अपने गांव वाले लोगों के व्यवहार से बेखबर उस नौजवान से बात कर ही रही थी, किसी ने जाकर मुखिया के कान भर दिए, और फिर ये सब मुखिया को पता लगा तो वो सीधा मधु के घर आ गया और तेज तेज चिल्लाने लगा। ए मधु, बाहर आओ। अरे मैंने कहा बाहर निकलो, बाहर निकल कर आओ। क्या हुआ मुखिया जी, आप इस समय यहाँ पर? अरे ये बताओ कि तुम्हारे घर पे आया कौन है? क्या तुम उसे जानती हो? बताओ कौन है वो? हाँ हाँ मुखिया जी, मैं उसे जानती हूँ। ओहो, तो ये कहो ना कि ये वही है जिससे मिलने के लिए तुम जंगल जाया करती थी, वही है ना? ये आप कैसी बात कर रहे हैं मुखिया जी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मुखिया जी। तभी वहां पे गांव वाले भी आ गए और बोले, मुखिया जी देखो देखो, आपने इसे समझाया भी था, फिर भी ये नहीं मान रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रही हो। चलो चलो, पहले तुम मेरे पैसे निकालो, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों को पैसे नहीं देता। चलो निकालो चुपचाप। ये सुनकर मधु काफी परेशान हुई, क्योंकि अभी उसके पास पैसे नहीं थे। इस पर उसने कहा, मुखिया जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने सोचा था कि तुम भोली भाली हो, पर तुमने तो फिर से अपना असली रूप दिखा दिया, चालबाज कहीं की। गांव वालों का मधु के तरफ ऐसा बर्ताव देखकर नौजवान भी काफी हैरान हुआ। फिर नौजवान ने मुखिया से कहा, रुको रुको, क्या हो गया मुखिया जी? क्या बात है? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या हो गया? अरे तुम कौन हो और क्या संबंध है तुम्हारा इस मधु के साथ में? क्यों तुम इसके घर पे आए हो, ये बताओ। मैं तो बस इनसे मिलने आया था। हाँ, मिलने आया था, जान बचाई है। अरे भैया, हमको मूर्ख समझ रखा है क्या? हमको पता है कि जरूर तुम्हारा इसके साथ में चक्कर चल रहा है, नैन मटक्का। हाँ। ये सुनकर मधु काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहां पर एक आदमी आया और बोला, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुखिया ने जब उस आदमी को देखा तो कहा, अरे तुम तो हमारे गांव के ही नहीं हो, तो तुम्हें इनके बारे में कैसे पता होगा, बताओ। मुझे सब कुछ पता है इनके बारे में। तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है? अरे बढ़िया है, तुम तो ऐसे धमका रहे हो जैसे ये कहीं के राजकुमार हो, और वैसे भी हमारे गांव में ये सब नहीं होता। और मधु, मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरे पैसे दे दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।
ये सब सुनकर नौजवान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं मधु काफी ज्यादा डरी और दुखी हुई और वो रोने लगी और रोते हुए बोली, मुखिया जी, मैं सच कह रही हूँ। और रही पैसों की बात, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब पैसे हो जाएंगे तो मैं दे दूंगी। वैसे भी 2 महीने की बात हुई थी, अभी तो 1 ही महीना गुजरा है। पर मुखिया ने मधु की एक नहीं मानी। वहीं गांव वाले भी मधु को बुरा भला कह रहे थे। ये सब देखकर नौजवान को काफी गुस्सा आया और वो बोला, बस शांत हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत हो गया। तभी नौजवान ने उस आदमी को इशारा किया और वो वहां से चला गया, जिस पर मुखिया ने कहा, क्या कर लेगा रे तू? अगर तुझे इतना ही दर्द हो रहा है तो ला तू वापस कर मेरे पैसे। तू दे देना, दे निकाल। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं ही देता हूं सारे पैसे। ये कहकर नौजवान ने पैसे निकाले और मुखिया को देते हुए कहा, ये ले पकड़ अपने पैसे और चुपचाप यहाँ से अब निकल जा, निकलो यहाँ से। ये सब देखकर मधु काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। जी सुनिए, इस मुखिया को देने के लिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती तुम ये बताओ। मधु उस नौजवान से कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं आपको ठीक से जानती भी नहीं, और रही बात पैसों की तो मैं उससे चुकाऊंगी कैसे। बस इतनी सी बात, तुम्हें मेरे पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर गांव वाले काफी हैरान हुए। अरे, ये इसलिए पैसे नहीं ले रही है क्योंकि इसे ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। तुम्हें नहीं पता लड़के, ये बहुत ही मनहूस और बेशर्म लड़की है। तुम तो इसके जाल में फंस गए। आप चुप रहिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। तुम्हें नहीं पता लड़के, ये बहुत ही मनहूस और बेशर्म लड़की है। तुम तो इसके जाल में फंस गए। वही मुखिया ने पैसों को लिया और कहा, ठीक है, पैसे तो मिल गए। अब तुम भी यहां से चले जाओ और क्या। बहुत हो गई नौटंकी तुम्हारी भी अब। नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब तो मैं मधु को अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सब सुनकर मधु के साथ साथ गांव वाले भी हैरान हो गए। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं। बस कुछ देर रुको, इनको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। तभी वहां पर फिर से वही आदमी आया और कहने लगा, क्या तुम लोग अभी इन्हें नहीं जानते? ये मशहूर जमींदार ठाकुर लालचंद के बड़े बेटे हैं, जिनके पास सारे गांव का जिम्मा है और हमारे राजा के खास मित्र भी हैं। अगर ये चाहें तो तुम्हारा गांव अभी खाली करवा सकते हैं। ये सब सुनकर गांव वाले काफी हैरान हुए। वहीं मधु भी काफी हैरान हुई। आप इतने बड़े आदमी हैं तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था मधु। देख रहा था कि तुम कैसी लड़की हो, क्योंकि तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। इसीलिए मैं तुम्हारी निगरानी भी कर रहा था। ये सब सुनकर मधु काफी हैरान हुई। जी, हमको माफ कर दीजिए। हमको नहीं पता था कि आप जमींदार के बेटे हैं। हमने आपसे ऊंची आवाज में बात की। बस माफ कर दीजिए। हाँ, नहीं पता था, इसीलिए तो आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया और इस लड़की के साथ भी आपने बदतमीजी की। क्या आपके यहाँ ऐसे ही बर्ताव किया जाता है? बताइए। जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, तुम्हें माफी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्कि सजा मिलेगी। जाओ, तुम अब से इस गांव के मुखिया नहीं हो और ये गांव भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम गलती से भी इस गांव में नजर आए तो राजा से कहकर मैं तुम्हें कारागृह में डाल दूंगा। चलो जाओ अब यहां से। मधु, आज से तुम यहां नहीं बल्कि मेरे साथ रहोगी, क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर मधु काफी ज्यादा हैरान हुई।
वहीं जब गांव वालों ने ये सुना तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हुए। आप इससे कैसे विवाह कर सकते हैं? ये आपको बर्बाद कर देगी। ये मनहूस है। शांत रहो तुम लोग। अगर इसके माँ बाप मर गए तो ये मनहूस हो गई। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ही इंसान सुखी नहीं रह सकता। ये सुनकर सभी लोग शांत हो गए। इस पर मधु ने कहा, जी, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मैं तो एक बहुत ही गरीब लड़की हूँ। तो क्या हो गया मधु, तुम भले ही गरीब हो लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है ना। बस मैंने तुम्हारे दिल को देखा और इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मधु काफी ज्यादा खुश हुई और वो शादी के लिए मान गई। अब मधु बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि जहां उसका जीवन दुखों में बीता, अब वो आराम से रानी बनकर रह रही थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।